हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए होने वाली है और आज हम एक इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट लगवाने जा रहे हैं। इसके अंदर देखिएगा सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न ऐड किए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, साथ में कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी रहेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के भी रहेंगे। प्लस इसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर भी डाले हैं लेटेस्ट 2023 के। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल आपके लेटेस्ट टीसीएस के पैटर्न के आधार पर मैंने ये टेस्ट बनाने का प्रयास किया है। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो टोटल 30 रहने वाली है और यहां पर मैं चाहता हूं कि इन 30 में से कम आपके 20 के आसपास क्वेश्चन राइट हों। देखो 20 में इसलिए स्कोर दे रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आपके 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी रहेंगे, राइट। और क्या पता शायद आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने करंट अफेयर्स ना पढ़ा हो, इसीलिए 30 में से 20 का टारगेट रहेगा। अगर 20 प्लस आप स्कोर करेंगे तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। हिमालय में कौन सा पहाड़ी पास यानी कि दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है? शिवकिला पास, बोमडीला पास, लिपू लेक पास या फिर नाथुला पास? जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? टेस्ट सभी को देखिए कंप्लीट लगाना है। यहां पर आप एक भी प्रश्न ना बिल्कुल अनवैल्यूएबल नहीं देखेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं यहां पे। अब देखिए बात कर रहा है कि सिक्किम को चीन के साथ जोड़ता है। अब सिक्किम को चीन के साथ जोड़ेगा, इसका मतलब वो दर्रा, वो जो पास है वो सिक्किम में ही होगा और यहां पर नाथुला दर्रा ही ऐसा दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा शिवकिला दर्रा भी आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है ना, किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। इसके अलावा बोमडीला दर्रा भी आपको पता होना चाहिए, कहां पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है जी। ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत में स्थित लहासा से जोड़ता है। ठीक है, तिब्बत में स्थित लहासा से जोड़ता है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। भारत के उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन से दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सेना प्रमुख, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के अध्यक्ष। ये प्रश्न ना बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी बस यहां पर क्या किया है हमने, लैंग्वेज को घुमाया है बस, है ना। आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, वही तो प्रश्न है। उपराष्ट्रपति किसका दायित्व निर्वहन करते हैं? तो ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का भी दायित्व निर्वहन करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 89 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यह अनुच्छेद 89 के अंदर वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पिट्स का इंडिया कानून, रोलेक्ट कानून, रेगुलेटिंग कानून या फिर वर्नाक्यूलर प्रेस कानून? जल्दी से आंसर कीजिए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। हाँ जी, चलते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए महात्मा गांधी ने प्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रोलेक्ट कानून में चलाया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा जी। रोलेक्ट कानून के विरोध में चलाया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आपको पता होगा 1919 में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, यह भी सभी को पता है ना। काला कानून, ब्लैक लॉ बोलते हैं रोलेट एक्ट को। पिट्स इंडिया एक्ट कब? 1784 में पारित हुआ था। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अब ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने लागू किया था जी। ठीक है।
इसके ठीक 2-3 साल बाद 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन ने। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो किसको आंसर करना है। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, ये दोनों लगभग सेम साउंड करता है, इसीलिए गलती होती है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति का अंग है? ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आपका। आय नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति या फिर श्रम नीति? बताइए, खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग हैं? जल्दी से आंसर करिएगा, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं, आंसर मैच करिएगा आप सभी। क्या आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है, मौद्रिक नीति? आप सभी का ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है जी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का रक्षा सचिव, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। टोटल 30 प्रश्न हैं, 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं, बाकी सभी टॉपिक से मिक्स प्रश्न लिए हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस प्लस इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स तो हैं ही। बिल्कुल कंप्लीट आपका टीसीएस के पैटर्न के हिसाब से पैकेज है। टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। चले सॉल्यूशन पे देखो, भारत का जो महान्यायवादी है, ठीक है, वो सदन की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महान्यायवादी पता है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 76 में वर्णित है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, केरल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल? ये 2011 की जनगणना जो है ना, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे से करके जाना है। आपको ये नहीं पता कि यहां से कौन से जोन से क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा उठ के। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी हो जाता है, क्योंकि अब टीसीएस जो है वो थोड़ा सा डीपली प्रश्न पूछ रहा है, आपको डीपली प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस हिसाब से ये थोड़ा सा अब बड़ा टॉपिक बन गया है। ठीक है जी, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसने ऑप्शन बी दिया है। कितनी थी? अप्रोक्सीमेट 92.07% के आसपास थी। ठीक है ना। सबसे कम बोलेगा, सबसे कम साक्षरता दर, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है भाई? बिहार है। महिला साक्षरता दर भी सबसे कम किसमें है? बिहार में है। कितनी है महिला साक्षरता दर बिहार की? लगभग 51.50% के आसपास है। ठीक है ना, सभी का क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? बताइए। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है एक और आपके सामने, और ये जो प्रश्न है ना, ये आपका जो है ये स्टेट लेवल के एग्जाम से लिया है मैंने, छत्तीसगढ़ एसआई से, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का प्रश्न है ये 2020 का। आंसर करिए जल्दी से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर जीवन स्तर? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? क्या आप सभी यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, मैच करिए। गुड, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और ये शुरू भी हो चुके हैं। करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है आपका स्पोर्ट से, जल्दी से आंसर करिएगा जी। जापान, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया? चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन में हुआ है, स्टार्ट हो चुके हैं चीन के हांगचो शहर में। चीन के हांगचो शहर में, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की बोला है,
राइट। ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, फातिमा बीबी, लीला सेठ, किरण बेदी। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर देंगे जी? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। ऑप्शन बी करेक्ट है। लीला सेठ को भी ध्यान रखिएगा। लीला सेठ क्या है? उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, ये उच्च न्यायालय की है, हाई कोर्ट की। और कौन से राज्य का हाई कोर्ट था? तो हिमाचल प्रदेश। ये भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृत कौर पता है ना, पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी ये, पहली महिला कैबिनेट मंत्री। पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? ये बहुत बेसिक प्रश्न है कंप्यूटर से, बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल इजी प्रश्न। आंसर करिए जी। डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, रॉबर्ट हुक, रे टॉमलिंसन। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को दिया है? डगलस एंजलबर्ट आपका राइट आंसर है। माउस का आविष्कार जो है डगलस एंजलबर्ट ने किया था। ठीक है जी। इसके अलावा रे टॉमलिंसन भी पता होना चाहिए, ईमेल के जनक हैं। ईमेल का आविष्कार किया है, ईमेल के जनक कौन है? तो रे टॉमलिंसन है। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं आपके सामने। कौन आनंद वन की स्थापना के लिए जाने जाते हैं? मोतीलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 11 है और इसका आंसर जल्दी से करिए आप सभी। आनंद वन की स्थापना किसने की? यही तो प्रश्न पूछा है बेसिकली। तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाबा आमटे। आंसर मैच करिए, सभी ने ऑप्शन सी को दिया है। गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने करंट अफेयर का प्रश्न है। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, वो किस देश से संबंधित है? ये बताइए। कतर, ईरान, इराक, पाकिस्तान। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है जी एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं अब लेटेस्ट पैटर्न में पूछे जाते हैं। 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये तो आपको पता होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर। किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है और ये ईरान से संबंध रखती हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है सामने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? बताइए जी, इसका आंसर करिए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ये मैंने करवाया है प्रश्न अपनी करंट अफेयर्स की वीडियो में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 है। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की स्थिति को दर्शाता है। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिएगा। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार की स्थिति को दर्शाता है। इनमें से क्या है राइट आंसर? जिसने भी ऑप्शन डी को दिया है, एक विक्रेता और एक क्रेता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मैच करिए। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। चंडीगढ़ का प्रशासनिक प्रमुख क्या कहलाता है? उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त, प्रशासक, आयुक्त। देखो चीजों को समझिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहां पे राज्यपाल शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश में, जिनको उपराज्यपाल कहा जाता है, और कुछ जगह क्या होते हैं? प्रशासक होते हैं। जैसे चंडीगढ़ है, यहां पर उपराज्यपाल ना बोलकर हम चंडीगढ़ का प्रशासक कहेंगे। चंडीगढ़ के साथ साथ ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी उपराज्यपाल नहीं है, प्रशासक है। ठीक है, लक्षद्वीप के भी प्रशासनिक प्रमुख को प्रशासक कहा जाएगा। इसके अलावा दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली,
ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें उपराज्यपाल का पद नहीं है। वहां पर उनके प्रमुख को प्रशासक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां के जो प्रमुख होंगे उनको उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलें आगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। खेल प्रशिक्षकों को उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला सम्मान है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्मश्री या फिर खेल रत्न। सिंपल है भाई, ये तो उम्मीद करूंगा ये तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, इतना लेवल तो आप लोगों ने अपना इंक्रीज कर ही लिया होगा। देखिए क्या है, खेल प्रशिक्षकों को यानी कि कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। लगातार 3 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन के खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा पद्मश्री पुरस्कार आपको पता है जी, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17। यदि एक वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। कोई वस्तु है जिनको 2 समतल दर्पण के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तो वहां पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन अवेलेबल है और ये प्रश्न कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। टीसीएस से पहले से जो कंपनी थी, बहुत पहले एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर हो जाएगा अनंत यानी कि असंख्य, ठीक है, अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, 18 नंबर है, करंट अफेयर्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, बताइएगा जल्दी से। दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। क्या आंसर किया है आप सभी ने, आंसर दीजिए जी जल्दी से, जल्दी से आंसर करिएगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए यहां पर जिसने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है मध्य प्रदेश, उनका आंसर करेक्ट है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, अगर एग्जाम में मध्य प्रदेश नहीं आएगा, शहरों के नाम दिए होंगे तो ग्वालियर ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। एक ग्वालियर है, एक गुवाहाटी है। गुवाहाटी असम में है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नरेंद्र मोदी जी ने हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, याद रहेगा। करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, एक और करंट अफेयर्स। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। यह भी प्रश्न मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस में करवाया है, ठीक है जी। एक था कुछ दिन पहले, आपका 3-4 महीने पहले, इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, है ना, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, इसमें भी नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीता था भाई, है ना। 88.17 मीटर दूरी तक भाला फेंका था, ये मैंने करवाया है आपको। और एशियाई खेल 2023 जो भी समाप्त हुए हैं, चल रहे हैं, वहां पर भी नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है। कितनी दूर भाला फेंका है, 88.88 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। कौन कुश्ती से संबंधित नहीं है, साक्षी मलिक, योगेश्वर दत्त, विजेंदर सिंह, सुशील कुमार। इनमें से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है, कौन आंसर देगा भाई, जल्दी से आंसर दे दीजिए। विजेंदर सिंह का संबंध कुश्ती से नहीं है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, ब्रिजेश मिश्रा, राजीव मेहता, एस जयशंकर। जल्दी से आंसर करिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली सीरीज जो है आपकी लगातार चलाई जाए, बिल्कुल डे बाय डे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी ने तो जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है आपको, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, थोड़ा हौसला मिलता है और बेहतर से बेहतर क्लास करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है,
अजीत डोभाल जी है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तेलंगाना एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। पुराना प्रश्न है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछा जा चुका है और एसएससी की ही परीक्षाओं में पूछा गया है ज्यादातर। आंसर दीजिए। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है, ऑप्शन आपका बी यहां पे राइट हो जाएगा। सभी ने आंसर ऑप्शन बी को दिया है, गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर, क्षारीय सॉल्यूशन यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन का पीएच मान हमेशा होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है पता होना चाहिए। देखिए, अम्ल, क्षार और उदासीन, जो अम्लीय विलयन है उनका पीएच मान क्या होगा भाई? 7 से कम होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा और उदासीन जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू 7 रहती है। तो हमसे क्या बोला है? क्षारीय सॉल्यूशन का पीएच मान, तो ये क्या हो जाएगा? 7 से अधिक, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं और उदासीन जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वादहीन होते हैं। ठीक है, उदासीन का एग्जाम्पल क्या है भाई? वाटर। पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और यह उदासीन यानी कि टेस्टलेस की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहां है? अब इसके साथ साथ ना यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई, मुझे यह भी आप लोग कमेंट करके बता दो। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइएगा। मुख्यालय कहां है? पेरिस, ब्रुसेल्स, जिनेवा या फिर म्यूनिक? जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? देखिएगा, यूरोपीय यूनियन की जो स्थापना है वो कब हुई है? 1993 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है जी। इसका मुख्यालय कहां पे है? ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर ब्रुसेल्स ऑप्शन में ना आए, कंट्री का नाम बोलेगा तो बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ये बहुत बेसिक है, अब तो कंप्यूटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। 10 प्रश्न आते हैं जिसके अंदर आपके 6 से 7 प्रश्न जो हैं इकलौते आपके MS वर्ड और एक्सेल से ही मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल से ही आपके 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो लोटस जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कोबोल क्या है? कंप्यूटर की व्यावसायिक लैंग्वेज है, कमर्शियल लैंग्वेज है, व्यावसायिक। ठीक है ना। इसके अलावा फोर्ट्रॉन जो है ये कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज कहते हैं, कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार? मेघालय के उमरोई में, मेघालय के उमरोई शहर में। ठीक है ना। कौन सा अभ्यास हुआ है? संप्रति 11, भारत और बांग्लादेश के बीच में। आपका ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा जी, मैच करिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1945 के शिमला सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड बावेल या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? शिमला समझौता दूसरा भी हुआ है, पता है ना, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बात कर रहा है जो 1945 में शिमला समझौता हुआ था, सॉरी ये शिमला सम्मेलन है। ठीक है ना। 1945 में जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? 45 में कौन थे? लॉर्ड बावेल थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लॉर्ड इरविन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 के समय में थे। लॉर्ड लिलिथगो 1942 में,
भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन के समय थे, है ना। माउंटबेटन क्या है, 1947 भारत की स्वतंत्रता के समय और भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय। शिमला समझौता भी ध्यान रखिएगा, 1972 में शिमला समझौता हुआ है, यह शिमला सम्मेलन है। शिमला समझौता कब हुआ है, 1972 में हुआ है, यह मिलता जुलता है, इसीलिए यहां पर नोट करवा देता हूं आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में दक्षिण पूर्वी तट पर प्रथम व्यापार केंद्र कहां प्रारंभ किया? नेगापट्टनम, सूरत, मसूलीपट्टनम या फिर कालीकट? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? देखिए प्रश्न जितने भी लिए हैं ना, सभी की सभी सिलेक्टेड लिए हैं। एक भी प्रश्न को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इनका लेवल ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड प्रश्न लिए हैं। एक लाइक तो बनता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो जी, 1611 की बात करेंगे तो मसूलीपट्टनम आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सूरत जो है 1608 में सबसे पहले व्यापार केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में स्थापित किया था 1608 में। 1611 में मसूलीपट्टनम। ये आज का सेकंड लास्ट वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से डैश स्थान पर रखा गया है। बहुत पीछे है भारत भाई इसमें, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है, 111 है, 111, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसके बाद आपकी छुट्टी है। आंसर करिएगा 30 नंबर, निम्न में से किस राज्य में रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगा सर। रघुवर दास देखो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछेगा रघुवर दास किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये झारखंड के पूर्व सीएम भी थे। रघुवर दास ने किनका स्थान लिया है, तो गणेशी लाल का स्थान लिया है, गणेशी लाल का स्थान लिया है। अब आप लोग समझ गए होंगे, रघुवर दास जो है ये ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन आपका डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। गणेशी लाल का स्थान लिया है, गणेशी लाल के स्थान पर आए हैं। इतना क्लियर है? तो यही थी आपकी आज की क्लास। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा, प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा होगा। 30 में से कितने राइट किए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अपन मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।